नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आरकेवाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हो रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल हवलदार जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी खुली हुई है उसकी बात हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। बात कर रहा हूँ पोस्ट, आपको बता चुका हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की टोटल 1121 पोस्ट खुली हुई है, जिसमें रेडियो ऑपरेटर की 910 वैकेंसी है और रेडियो मैकेनिक की 211 पोस्ट है। टोटल 1121 पोस्ट है। 24 अगस्त से फॉर्म भरा जा रहा है। 23 अगस्त 2025 उसकी लास्ट डेट है। पेमेंट की बात करता हूँ, आपको 25,500 लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 की वैकेंसी जिसका बेसिक 25,500 होता है। उसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, राशन मनी, ड्रेस अलाउंस, और यदि आप कोई सेंसिटिव लोकेशन, सेंसिटिव एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है तो स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है। इस तरह टोटल मिला के यदि हम साल का एवरेज लगाते हैं तो इन हैंड आपके पास में 60-65 हजार रुपए इन हैंड आपको पर मंथ मिल जाता है। लगभग 60,000 आप मान के चलिएगा। प्रोसेस, एग्जाम की प्रोसेस में पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और रेडियो ऑपरेटर में आपका डिक्टेशन टेस्ट और पैसेज रीडिंग होता है। और रेडियो मैकेनिक में और रेडियो ऑपरेटर दोनों में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई होता है। जैसे बात करें तो रेडियो ऑपरेटर में इसका काम बता दो आपको। रेडियो ऑपरेटर का काम आपने जैसे फिल्म देखा होगा या फिर कहीं आपके आसपास कहीं आते जाते कहीं देखा होगा, एक वीएचएफ सेट होता है, वॉकी टॉकी होता है जिसका दबाकर कैरी ऑन, ओवर, रोजर वगैरह आप सुनते होंगे, वही रेडियो ऑपरेटर होता है। उसका काम मतलब रेडियो ऑपरेटर काम होता है, वो हेडक्वार्टर जहां कंट्रोलिंग होता है वो रेडियो ऑपरेटर काम करता है। रेडियो मैकेनिक का काम है, उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो रेडियो मैकेनिक करता है। मतलब लगभग दोनों का काम एक जैसा ही है, ऐसा कोई खास इश्यू है नहीं। लेकिन रेडियो ऑपरेटर में आपको मैसेज आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, मैसेज आपको लिखना होगा, रिसीव करना होगा, मैसेज देना होगा। इसलिए उसमें डिक्टेशन टेस्ट होता है। डिक्टेशन टेस्ट का आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनर जो होता है, जो एग्जाम लेता है, आपको एक पैसेज पढ़ के बताएगा, आपको वही पैसेज आपको उस समय आपको लिखना होता है। वो डिक्टेशन टेस्ट होता है। और पैसेज रीडिंग होता है, पैसेज को आपको लिखना, पैसेज रीड करना होता है, उसमें आपको बताना होता है। जैसे आपको अल्फाबेट है तो आपको अल्फाबेट पढ़ना है, एल्फीबेट या एलोबेट पढ़ दिया तो वो गलत हो जाएगा आपको। इस तरह पैसेज रीडिंग टेस्ट होता है और डिक्टेशन टेस्ट होता है। ये सिर्फ रेडियो ऑपरेटर में होता है। इसके अलावा आपका पीएचटी, पीईटी, सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सभी में होता है। सीबीटी आपका हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर है उसमें 200 नंबर का होता है, प्लस 50 आपका डिक्टेशन टेस्ट हो गया, इस तरह 250 पे मेरिट लिस्ट बनती है। और रेडियो मैकेनिक में आपका सीबीटी 200 नंबर का होता है, उसमें मेरिट लिस्ट बनती है। आपका पीटी, पीएचटी वगैरह ये सब क्वालिफाइंग मार्क होता है। इसमें फाइनल लिस्ट में मेरिट लिस्ट नहीं आती है। आपको क्लियर बता दो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों में आपका +2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 60% या से अबव होना चाहिए, या 10th पास प्लस 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, ये होता है रेडियो ऑपरेटर के लिए। और रेडियो मैकेनिक के लिए आपका वही 60% है पीसीएम में 12th में, या इसके अलावा 10th के बाद में 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, किसमें रेडियो एंड टीवी में, कंप्यूटर ऑपरेशन प्रोग्राम असिस्टेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, फिटर हो गया, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और मैकेट्रॉनिक्स हो गया। इसमें आपका 10th के बाद में 2 साल की आईटीआई है तो आपको 10 + 2 के साथ में आप माने जाएंगे। एज आपकी क्वालिफिकेशन 18 से 25 साल होनी चाहिए। एज काउंट होगी 23 सितंबर 2025 को। इसकी आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी खास कैटेगरी से, तो आपको उम्र में छूट मिलती है। जैसे एससी एसटी कैटेगरी को मैक्सिमम उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी एनसीएल को आपको 3 साल की छूट मिलती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 23/9/2007 से पहले होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। ओबीसी में है तो आप 23/9/97 के बाद पैदा हुए हो, और एससी एसटी में तो 23/9/1995 के बाद पैदा हुए हो। अनरिजर्व कैटेगरी में 23/9/2000 के बाद आप पैदा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी बोलते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए इसमें 168 सेंटीमीटर हाइट होती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होती है। अनरिजर्व कैटेगरी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर हाइट। मेल कैंडिडेट के लिए आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। यदि आप किसी खास रीजन जैसे गोरखा हो गया, डोगरा हो गया,
गढ़वाली हो गया, सिक्किम हो गया, इससे आप बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि आप मिजोरम के मिजो कास्ट और नागालैंड की नागा कास्ट से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ ईस्ट का एसटी कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए यदि मेल कैंडिडेट है तो, और फीमेल कैंडिडेट तो 154 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। खास रीजन से बिलोंग करने वाले के लिए चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए, जैसे मेरी हाइट 6 फुट है तो इसमें 66 से आपका 79 किलोमीटर तक 9 किलोग्राम तक वेट होना चाहिए। इस तरह आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अंडरवेट या ओवरवेट आपका नहीं चलेगा। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की बात करूं, आपका 1600 मीटर रेस्ट होती है, रेस होती है मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस होती है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 11 फुट करना है, 3 चांस मिलता है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 9 फुट लॉन्ग जंप करना है, वही 3 चांस मिलता है। हाई जंप आपको 3.5 फुट मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के आपको 3 फुट हाइट है, वही 3 चांस दोनों में मिलता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी जब टेस्ट होता है तो उसमें आपको प्रेगनेंसी टेस्ट की आप प्रेग्नेंट नहीं है ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना होगा। यदि प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने के 6 महीने के अंदर आपको फिजिकल देना होगा, तब तक आपकी सीट वैकेंट रखी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करता हूँ, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, उसके बाद होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 4 सेक्शन आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ आता है, उसके अलावा जीएस, इंग्लिश, जीके और करंट जीके वगैरह ये सब एक पोर्शन में आता है। फिजिक्स का आपका 40 नंबर आता है, बाकी का मैथ, केमिस्ट्री और आपका जीके, जीएस ये सब मिला के सबका 20-20 क्वेश्चन आता है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल आपका 200 मार्क्स हो गया। 2 घंटा मिलता है, -1/8 होती है, मतलब 0.25 नंबर आपका गलत नंबर के लिए, गलत यदि आपका आंसर होगा तो उसके लिए आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है, 200 नंबर का मार्क्स होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात करता हूँ, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, 10th 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक है तो एक लेके जाएगा, जिसका अलग अलग है तो अलग लेके जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में सीबीएसई में आपका एक होता है, स्टेट गवर्नमेंट में कई जगह अलग होता है, कई जगह एक होता है, आपको दोनों लेके जाना होगा। आईटीआई का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा आपका, एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए 2025-26 का, 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए, एक और 2025-26 सेशन के लिए वो मान्य होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल है तो आपका एनसीएल का ही होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रारूप पे आपका ओबीसी एनसीएल बना हुआ होना चाहिए। मतलब इट मीन्स आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आप ओबीसी में आने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का आपका नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एज ए अनरिजर्व कैटेगरी माने जाएंगे। सिलेक्शन नहीं होता तो खुद जिम्मेदार होंगे। हाँ, सबसे मेन बात इसमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं चलेगा, नहीं बन पाया, बना लूंगा फिर बना लूंगा कभी, आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, अपने ग्राम सेक्रेटरी या सचिव से बात करके आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। यदि आप एक्सरेस में आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिएगा। बात करता हूँ डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की, उसमें घुटना टच नहीं होना चाहिए, फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, आपका ईसीजी होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है चेस्ट का, और आपको मेडिकल के दौरान आपको न्यूड भी किया जाएगा, नंगा भी किया जाएगा। तो अपने गुप्त अंगों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। उस समय आपको बेइज्जती फील ना हो, वो डांटे नहीं, इसलिए अपना साफ करके ले जाइएगा। अब बात करता हूँ आई की, आपका नियर विजन आपका N6 या N9 होना चाहिए, डिस्टेंस विजन 6/6 और 6/9 होना चाहिए, कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन किया था किसी ने 6/6 और 6/9 क्या होता है, क्या दोनों चलता है? नहीं, दोनों नहीं चलते। यदि आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपका राइट आंख 6/6 होनी चाहिए, मतलब राइट आंख आपकी बेटर होनी चाहिए। यदि आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपकी लेफ्ट आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/9 चलेगा। मतलब जिस हाथ से आप लिखते हैं उस तरफ की आंख आपकी बेटर होनी चाहिए बजाय दूसरे के, तो वो 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/9 होनी चाहिए। नियर विजन का वही हाल है, N6 आपकी अच्छी वाली आंख होनी चाहिए, N9 आपकी दूसरी आंख चलेगा। कलर विजन टेस्ट होता है। डिक्टेशन टेस्ट जो रेडियो मैकेनिक के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए होता है, 50 नंबर का होता है। नेगेटिव एक वर्ड क्या आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, एक लेटर आप गलत करते हैं तो 0.5 नंबर काटा जाएगा। अब मिस्टेक क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी वो गलत माना जाएगा। यदि आपने कोई वर्ड छोड़ दिया गलत माना जाएगा, पंक्चुएशन मार्क छोड़ दिया गलत माना जाएगा, आपने वर्ड रिपीट कर दिया गलत माना जाएगा। वर्ड डिफरेंस या मान लो जो टेक्स्ट है उससे आपने डिफरेंस बोला है या डिफरेंस लिखा है गलत माना जाएगा।
एक्चुअल पैसेज में जो वर्ड नहीं आपने दूसरा ही वर्ड लिख दिया, गलत माना जाएगा। यदि पैसेज में वो वर्ड नहीं है और आपने वो पढ़ दिया, वो गलत माना जाएगा। या आपने मिक्स वर्ड लिख दिया, 2 वर्ड है उसका आपने मिक्स कर दिया, आपको गलत माना जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? लास्ट डेट 23/9/2025 है, तब तक आपको ऑनलाइन बीएसएफ की वेबसाइट recruitment.bsf.gov.in पर आपको जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस पूरी करनी है और आपको जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपका फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका सेम होना चाहिए। बाद में बहुत इश्यू आता है क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट ऑफलाइन कॉल लेटर नहीं भेजता, सब ऑनलाइन भेजते हैं। एसएमएस भेजा जाएगा टेक्स्ट मैसेज पे और आपका मेल आईडी पे भेजा जाएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फीस कितना लगता है। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको 159 168 रुपए लगता है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट या बीएसएफ कैंडिडेट के लिए आपका 59 रुपए लगता है। बात होती है सिलेक्शन कैसे हो। सिलेक्शन के लिए आपको जो कंप्लीट इसमें प्रोसेस है, जैसे पीएसटी आपका होना चाहिए, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप कर सकते हैं, पेपर उसमें आउट हो रखा है। 1600 मीटर रेस आपको करनी है। उसके बाद आपको हाइट है, चेस्ट है, सब आपको देख लेना है। प्रैक्टिस दबा कर करनी है तभी हो पाता है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको बिलोंग करता है, 60% से आपके ऊपर बनी हुई है ऑलरेडी, तो आपका कहीं कोई इश्यू नहीं होता है। आप पिछले 5 साल में जितने भी बीएसएफ का रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का जितना भी फॉर्म खुला है या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में, आपको बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, असम राइफल हो, आईटीबीपी हो, कहीं भी आपका रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का कोई फॉर्म खुला है पिछले 5 साल में, आप कंप्लीट पेपर लीजिए, पीडीएफ निकलवाइए। ऑनलाइन नहीं चलेगा, पीडीएफ निकलवाइए। एक एक क्वेश्चन को देख देख के अच्छे खासे तरीके से डिस्ट्रक्टिव मोड में उसका सॉल्यूशन करिए, समझिए। उसके बाद जो जो एग्जाम पास में आती है तो प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिएगा। 100% हो जाता है, आज नहीं तो कल आपका 100% हो जाएगा। उसके बाद करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं आपका जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ओबीसी वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रारूप में होना चाहिए, एनसीएल मेंशन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको 2025-26 का होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिस्चार्ज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आप फीमेल कैंडिडेट तो प्रेगनेंसी डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। बात करता हूँ रेडियो ऑपरेटर के लिए डिक्टेशन टेस्ट होता है। घर पर प्रैक्टिस करिए डिक्टेशन टेस्ट, मतलब किसी और को बोलिए कि आप ये पैसेज पढ़िए, मैं लिखता हूँ, उसमें मिलान करिए, या पैसेज पढ़ने की कोशिश करिए, पैसेज पढ़ के उसकी रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करके सामने आप सुनिए, आपको लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था और क्या बोल रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा फाइनल होता है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जितना भी बताया है, आप सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। ईसीजी आपका होता है, आंख का विजन होता है, N6 N9 होता है, डिस्टेंस का 6/6 6/9 होता है, कलर विजन होता है, ये आप जरूर चेक करवा लीजिए। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, ये आप चेक करवा लीजिएगा। मेरिट लिस्ट इसमें बनती है, कोई भी वेटिंग लिस्ट में नहीं आती है। फिर भी कहीं की आपको कोई इश्यू हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।